बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, इस पर हमने तफसील से आज बात करनी है, लेकिन सरदस्त अहम खबरें ये भी हैं कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो रैंकिंग है मुस्तहकम से मनफी कर दी है। मौजूदा सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल को देखते हुए चाइना ने 2.3 अरब डिपॉज़िट करने के अज़्म का इआदा किया है और 30 रुपये पेट्रोल महंगा होने के बाद अब बिजली बॉम्ब भी फोड़ दिया गया है। तकरीबन 8 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी होगी, जो पहले ही दस्तयाब नहीं होगी। नेपरा ने और ये भी आया कि जो के इलेक्ट्रिक है वो बहुत मुश्किल में है। बिजली पहले ही दस्तयाब नहीं। तो और फिर शांगला में भी आज वो मुखातिब थे, इसी बात को उन्होंने मज़ीद फसाहत के साथ, मज़ीद बलागत के साथ एक्सप्लेन भी किया। फिर देखिए, ये अमेरिकनों के गुलामों की हुकूमत ने अमेरिका से डर के रूस से 30% तेल कम कीमत पे इसलिए नहीं ले रहा कि अमेरिका से इजाजत नहीं मिली। जो भी इस साजिश में मुलव्वस थे, तारीख आपको भूलेगी नहीं, ना ये तारीख आपको माफ करेगी, ना पाकिस्तान की अवाम आपको माफ करेगी। प्रशासन एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है और कौम अगर इस तरफ नीचे जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। और ये चोर जो कि अमेरिका की साजिश की वजह से ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुल्क का दिवालिया निकाल दें। इंशाअल्लाह ये जो हमारी आजादी की तहरीक है, ये तब तक चलेगी जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन ये हुकूमत नहीं करवाएगी। तो शामी साहब, ये इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसे कह रहे हैं, अब ही क्यों कह रहे हैं, इन सवालों का जवाब आपकी तज्ज़िये की रोशनी में भी जानना है। और फिर हमने आज ज़हमत दी है जनाब शाहज़ेब खानज़ादा साहब को, फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पर बात करने के आदी हैं, इसलिए उनसे गुजारिश की कि वो भी हमें ज्वाइन करें आज प्रोग्राम में। कब करेंगे जो है? टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। शाहज़ेब भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम नुक्ता नज़र के लिए। इमरान खान साहब के बयानात के ऊपर आप भी तबसरा तज़िया पेश कर चुके, फिर मैंने अपने नाज़रीन को सीक्वेंस में तीनों उनके बयानात नशर करके दिखा दिए। शामी साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपसे बात करने के ख्वाहिशमंद है, लेकिन शामी साहब, शाहज़ेब साहब ये बताएं, मैं तो सर पकड़ के बैठा हूँ कि ये हुआ क्या है खान साहब को और इनसे डील कैसे करना चाहिए। यानी खबरें आ रही हैं हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई करेगी, कोई मुकदमा बनाएगी। क्या मुकदमा बनाने से मसला हल होगा? क्या करना क्या चाहिए, कुछ बताएं तो सही, आपके ज़हन में क्या आता है? शमी साहब, आपका और जामी का बहुत शुक्रिया। शमी साहब, पहली दफ़ा ये हुआ है कि हमने माजी में देखा था कि अल्ताफ हुसैन साहब तकरीर करते थे और उसके बाद जो रहनुमा थे एमक्यूएम के, वो बताते थे कि भाई के बात करने का ये मतलब नहीं था, क्योंकि एमक्यूएम में रिवायत ये थी कि पहले भाई तकरीर करते थे और बाद में उनके दिफा के लिए सब जोड़कर बैठते थे। दीगर जमातों में पहले सर जोड़कर बैठते थे और फिर क़यादत बयान देती थी। अब इमरान खान साहब के बयान के बाद भी यही हो रहा है कि पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं खान साहब के बयान का ये मतलब नहीं था, मगर खान साहब ने जो आज बात की है वो तो अपनी कल की बात को मजीद तकवीत दी है उन्होंने, कि वो इदारों से साफ साफ कह रहे हैं कि आपने न्यूट्रल रहना ही नहीं है, मेरे हक में रहना है, मैं नहीं रहूंगा तो फिर ये मुल्क भी टुकड़े हो जाएगा और आप भी तबाह हो जाएंगे। देखिए, जाहिर है कि शामी साहब और आपका बहुत ज्यादा तजर्बा है इस बात का कि केसेस करने से और पाबंदियां लगाने से तो पाकिस्तान की तारीख में ये मसला हल हुआ नहीं है। कोई तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमाई बता सकते हैं और खान साहब को समझा सकते हैं कि माजी में जब लीडरान ने ये कहा कि फौज सियासत में अपनी जो इन्वॉल्वमेंट है उसको खत्म कर दे, तो उनके लिए इतने मुश्किल हालात हो गए थे। खान साहब तो ये कह रहे हैं कि नहीं, इन्वॉल्वमेंट आपकी होनी चाहिए, आप मुदाखलत करें, मेरे हक में करें, वरना मुल्क तबाह हो जाएगा। तो इससे तो खान साहब को किसी को समझाना ही पड़ेगा कि वो समझे कि उनकी सियासत को इससे नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। वो एक मकबूल लीडर है, फौज के अंदर भी मकबूल लीडर है जो कि वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा मकबूल हूँ, वो अपनी मकबूलियत खोएंगे इससे। शाहज़ेब साहब, बिलफर्ज खान साहब इंतखाब होता है, जीत कर बड़ी अक्सरियत के साथ पावर में आ जाते हैं, क्या फिलफौर वो IMF को खैर बात कह देंगे, उस गुलामी के तौक को उतार देंगे जिसका सबक या इयादा वो अपने जलसों में अवामुन नास के सामने करते हैं? जानी साहब, आज सेनेट में तकरीर की है शौकत तरीन साहब ने, जो कि इमरान खान साहब के वजीर खजाना रहे हैं, और आज उन्होंने ये कहा है
کہ इस हुकूमत को मुश्किल फैसले लेने चाहिए और IMF का प्रोग्राम बहाल करना चाहिए, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के बगैर मुल्क का गुजारा नहीं है। ना एशियन डेवलपमेंट बैंक पैसे देगा, ना वर्ल्ड बैंक पैसे देगा, ना दोस्त ममालिक पैसे देंगे। ये शौकत तरीन साहब ने आज कहा है पार्लियामेंट में। और IMF के प्रोग्राम के बगैर गुजारा ना होने की बात तो इमरान खान साहब उस वक्त करें जब वो IMF का प्रोग्राम खत्म करके गए हो। गुज़िश्ता हुकूमत जो थी नून लीग की, उसने IMF का प्रोग्राम खत्म किया था, मगर मुआशी हालात जरूर ऐसे छोड़े थे कि IMF के प्रोग्राम में जाना था। मगर इमरान खान साहब तो IMF के प्रोग्राम में मुल्क को छोड़ के गए हैं। और शौकत तरीन साहब जिन मुश्किल फैसलों का आज सेनेट में खड़े होकर कह रहे हैं कि ये वही मुश्किल फैसले हैं जो कि इमरान खान साहब ने IMF से वादा किया था, मगर उसके बरक्स फैसले कर लिए थे। तो IMF के बगैर इमरान खान साहब रह सकते हैं। अगर आज खान साहब की हुकूमत आ जाए तो वो फौरी तौर पर पेट्रोल और बिजली की सब्सिडी खत्म करेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफा करेंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल करेंगे। वही ये हुकूमत कर रही है। और खान साहब को पता है कि इसके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता है। 10 अरब डॉलर्स के रिजर्व हैं। आज अभी मिर्जा इस्माइल साहब ने कहा कि 2.3 अरब डॉलर चाइना से मिल रहे हैं, तो ये भी 2 महीने की दरामदाद ही के लिए मुश्किल से काफी है। पाकिस्तान का गुजारा नहीं है IMF के बगैर। ना खान साहब की हुकूमत चल सकती है, ना ही नून लीग की चल सकती है। मगर जो कुछ खान साहब कह रहे हैं, यानी इसका मकसद क्या है, यानी चाहते क्या है, इससे हासिल क्या करेंगे? यानी कन्फ्यूजन में इजाफा होगा, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, इस तरह इंतशार बढ़ेगा, परेशान ख्याली पैदा होगी, जो हमारा समाज है टूट फूट का शिकार होगा। यानी क्या मकसद क्या नजर आता है इसका? साहब जो पार्टी के अपने जराए, और वो जराए जो कि वैसे खान साहब के बड़ा करीब रहे हैं जब वो हुकूमत में थे, मगर अभी उनको इस वक्त शिकायत है कि खान साहब की ये पॉलिसीज जो हैं ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी और हमें भी नुकसान पहुंचाएंगी। उनका ये कहना है कि इस वक्त खान साहब को लगता है कि आर्मी चीफ ने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है, तो जितना भी रिस्क है वो नवंबर तक का रिस्क है, उसके बाद का रिस्क नहीं है। तो ये रिस्क इसलिए लेना चाहिए खान साहब की नजर में कि इस वक्त आर्मी चीफ पर दबाव डाला जाए, क्योंकि उनको लगता है कि रैंक एंड फाइल से भी उनके ऊपर दबाव है, एक सर्विसमैन की तरफ से भी दबाव है। तो इस दबाव को मैक्सिमम पॉइंट पर लेके जाया जाए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हमें इसका फॉल आउट भी आया और हमारे लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुआ, तो नवंबर में तो इस आर्मी चीफ ने बदल ही जाना है। हमने माजी में भी देखा है कि जब आप तौसीह लेते हैं तो छठे साल में बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप किसी भी तनकीद से अपने आप को बालतर रख सकें अगर आपकी तरफ से मुदाखलत हो रही हो। खान साहब उसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पार्टी की तरफ से उनको समझाया जरूर जा रहा है कि इदारे की मेमोरी होती है, यही बात हम कहते आए हैं। मगर खान साहब ये कहते हैं कि मेमोरी होती है तो कैसे वापस इन्हीं लोगों की हुकूमत आ गई है जिनके बारे में इदारों की एक अलग किस्म की राय हुआ करती थी। तो खान साहब इन 4-5 महीने पर कैपिटलाइज करना चाहते हैं कि उनका वो प्लान बहाल हो जाए, किसी भी तरीके से इलेक्शन हो जाए और अगली तैनाती भी किसी न किसी तरह अक्टूबर-नवंबर में वही करने में कामयाब हो जाए। शाहजहां साहब ये बताएं कि माजी में भी जब बयानात ऐसे आते थे हसास मौज़ूआत के ऊपर, चाहे मुत्तहिदा बानी हो या कोई कौम परस्त जमात की रहनुमा का बयान हो, तो ये एक एतराज़ किया जाता है कि पंजाब के अलावा किसी और सूबे से कोई रहनुमा ऐसा बयान दे तो उसका जो घेराव किया जाता है जिस अंदाज में, और जो फ़र्क फिर पंजाब से दिए गए बयान के साथ बर्पा किया जाता है, वो एतराज़ एक उठता है। आपको भी महसूस होता है कि ये एतराज़ जेन्युइन है? देखिए, अब जगह जगह एतराज़ हो रहा है, और ज़ाहिर शामी साहब से ज़्यादा कौन पाकिस्तान की तारीख से वाकिफ़ है और जो बेहतर अंदाज में जानते हैं कि किस तरीके से ग्रीवियंसेस पैदा होती हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला ये बयान दे कि मैं अफगानिस्तान चला जाऊं, या फिर ये कहे कि मैं फोर्स को लेकर आ जाऊं, और फिर ये सवाल उठे कि अगर यही बात PTN की तरफ से आती तो देखते कि रियासती इदारे क्या करते। जब इमरान खान साहब बयान दें तो सिंध से फिर ये बात आए कि जी इनका वजीर आला ये कह रहा है, अगर सिंध के वजीर आला ने कहा होता या आसिफ जरदारी ने कहा होता तो फिर क्या हो रहा होता। तो ये सवालात भी कोई पाकिस्तान के लिए अच्छे तो नहीं है कि लोग बलूचिस्तान के लोग कह रहे हो कि हमारे वजीर आला ने कहा होता, या सिंध के लोग कह रहे हो हमारे वजीर आला ने कहा होता। इससे जाहिर है पाकिस्तान कमजोर होता है। या तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर खान साहब कह रहे हैं और अगर उनके कहने में कोई उनकी हुब्बुल वतनी पर शक नहीं कर सकता, जो कि नहीं करना चाहिए, या उन पर कोई गद्दारी के फतवे नहीं लगा सकता, जो कि नहीं लगाने चाहिए, तो फिर ये सवाल है कि अगर सिंध से कोई ऐसी बात करे या बलूचिस्तान से करे या फिर PTM की तरफ से करे तो उन पर भी ये सवालात नहीं उठने चाहिए। अगर वो अफगानिस्तान के हवाले से या फिर पाकिस्तान के हवाले से और इस किस्म की और वफाक के हवाले से इस किस्म की बात करें, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात होगी और दूसरों को ये एहसास होगा कि हमें ये बात नहीं है, हम ये कहकर नहीं जान छुड़ा सकते और हमारे खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी, तो मुल्क के लिए तो कतई तौर पर अच्छा नहीं। देखो, उनके बहुत से हामी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो वार्न किया है, तंबीह की है। अच्छा, अब सवाल ये है अगर ये तंबीह है तो उसके बाद तो फिर ये होना चाहिए ना कि ये खतरा है, तो उसके बाद आइए हम मिलकर बैठ जाएं, सर जोड़कर बैठें, इसका मुकाबला करें। लेकिन तो खतरे का मुकाबला तो ऐसे करेंगे ना कौमी सतह पर। ये कौमी सतह पर मिल बैठने की बात या इक़्तिदार में थे तो हाथ बांधे हुए थे, इसका एतराफ़ या इल्ज़ाम,
ये सूरत हाल तो दिखाई इसलिए नहीं दे रही कि वो माफ़ी ज़मीर उनका यूं मालूम होता है कि अगर वो ना हुआ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये तो चोर हैं, ये लुटेर हैं, ठीक है, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने अभी वो फैसले ना किए जिसकी वजह से मैं इक़्तिदार में ना आ सका, तो फिर ये सब कुछ होगा, और उसके बीच वो कोई बात नहीं कर रहे, तो फिर ये खतरा जो है उसका नतीजा, ये मुझे इक़्तिदार दे दिया जाए। क्यों शाहज़ेब, ये हम दुरुस्त तशरीह या इसकी तावील ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है, वो यही कह रहे हैं, मगर उसमें मसला ये हो रहा है कि खान साहब ये कह रहे हैं क्योंकि ये मुल्क तबाह कर देंगे। मसला ये कि खान साहब ने जिस सतह पर मईशत छोड़ी है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई दूसरा आके तबाह कर देगा। खान साहब के दौर में सबसे ज्यादा खसारे रहे हैं, खान साहब के दौर में सबसे ज्यादा महंगाई रही है, और खान साहब जब कहते हैं कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम ले लिया जाएगा, ना तो खान साहब ने न्यूक्लियर प्रोग्राम की बुनियाद रखी, भुट्टो साहब ने रखी, ना ही खान साहब ने एटमी धमाके किए, नवाज शरीफ साहब ने किए। तो माजी में ये तमाम लोग हुकूमत करके गए हैं, खान साहब अपने आप से मुंसलिक कर रहे हैं। देखें, हर जो लीडर होता है वो उसमें ये खुदगर्जी होती है कि मैंने ही इक़्तिदार में आना है, क्योंकि वो मुल्क की बेहतरी को अपने आप से मुंसलिक करता है, उसको लगता है मेरा प्लान बेहतर है, मैं ही मुल्क को बेहतर कर सकता हूँ। या खुदगर्जी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा में, आसिफ जरदारी साहब में, नवाज शरीफ साहब में, शहबाज शरीफ साहब में, मरीम नवाज साहिबा में, सब में होगी। मगर आपकी खुदगर्जी इस हद तक चली जाए कि आप ये ना देखें कि मुल्क का फायदा नुकसान भी हो सकता है। वो खान साहब में हमें पहले भी नजर आया है, वो कह चुके हैं कि हुंडी हवाले से पैसे भेजो। अब उसमें नवाज शरीफ का तो नुकसान नहीं था, मुल्क का भी नुकसान था। टैक्स मत दो, बिजली के बिल मत दो, सिविल नाफरमानी करो, पुलिस के ऊपर चढ़ाई, पीटीवी के ऊपर चढ़ाई, पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ाई। तो खान साहब वो जो लाइन है जिसमें उनका हक है और हर लीडर का हक है कि वो ये समझे कि मैं ही मुल्क को बेहतर कर सकता हूँ, मगर वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं जिसमें उनको लगता है कि ठीक है, अगर फिर मेरे पास इक़्तिदार नहीं है तो फिर कोई नुकसान भी होता है तो कर देते हैं मुल्क का, ताकि मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो उसी से बेहतरी हो पाएगी। ये वो लाइंस हैं जिसको खान साहब नहीं रिस्पेक्ट कर पा रहे हैं। एक हबीब अकरम साहब ने एक सवाल उठाया हुआ है सर, 3-4 सवालात पर मबनी इनका ट्वीट है, वो आप दोनों की खिदमत में रखता हूँ। वो कहते हैं क्या गलत फैसलों से मुल्क तबाह नहीं होते? क्या मुल्क के दिवालिया होने का कोई ख़तरा नहीं है? क्या दिवालिया मुल्क अपने दिफाई अखराजात पूरे कर सकता है? जिस मुल्क का दिफा कमज़ोर हो जाए क्या उसकी सलामती की कोई ज़मानत हो सकती है? और क्या इस तरह के सवालात उठाना भी गद्दारी है? शाहज़ेब साहब। जी मुझसे मसला ये है कि जो गलत फैसला है जिसकी वजह से मुल्क के डिफॉल्ट होने का खतरा हुआ है, वो किया किसने था? इमरान खान साहब ने किया था। शौकत तरीन साहब बतौर वजीर खजाना इस बात के हामी नहीं थे कि आप जो IMF से वादे करके आए हैं उन वादों को तोड़ते हुए पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी दे दें। अब इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के सर्वाइवल के लिए IMF का पूरा प्रोग्राम डीरेल करके चले गए हैं। फिर एक हुकूमत आती है और जाहिर इस हुकूमत को आते ही पहले दिन जो काम करना चाहिए था वो IMF प्रोग्राम की बहाली होनी चाहिए थी। शहबाज शरीफ साहब ने साबित किया कि बतौर लीडर वो इतने ताकतवर इंसान नहीं है कि वो अनपॉपुलर फैसले कर सके, मगर छोड़कर तो इमरान खान साहब गए थे। अगर आज मुल्क डिफॉल्ट के लेवल पर पहुंचा है और एक हुकूमत मुश्किल फैसले नहीं कर पा रही है, तो वो प्रोग्राम जो IMF का था उसको डीरेल करके कौन गया था? इमरान खान साहब गए थे। तो फिर इमरान खान साहब कैसे बरी जिम्मा है कि उन्होंने अपने इख्तिदार के सर्वाइवल की खातिर पाकिस्तान का IMF का प्रोग्राम और पाकिस्तान की मईशत को डीरेल कर दिया और पाकिस्तान को डिफॉल्ट के नहज पर पहुंचा दिया। और फिर जाहिर शहबाज शरीफ साहब भी इससे बड़ी जिम्मा नहीं है कि उन्होंने पिछले 45-50 दिन में वो फैसले नहीं किए, मगर फैसले अगर वो अब करने जा रहे हैं तो क्या इमरान खान साहब उन फैसलों के साथ खड़े हैं? आज वो तकारीर में क्यों नहीं कह रहे हैं कि 30 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं होना चाहिए, और हकाइक से हटके क्या वो बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें रशिया से पेट्रोल लेना चाहिए? तो जो वो इंडिया की मिसाल दे रहे हैं, देखिए भारत ने अपनी दरामदाद का, भारत की जो टोटल महीने की रिक्वायरमेंट है, जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट है वो है 5 मिलियन बैरल पर डे की, वो 10% अपना पेट्रोल दरामद कर रहे हैं रूस से, और उसमें भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ से दरामद हो रहा है जो रिफाइन करके बरामद भी कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर 10% कर भी ले तो क्या पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से जान छुड़ा सकता है? 30 रुपए या 50-60 रुपए फी लीटर पेट्रोल की सब्सिडी दे सकता है? नहीं दे सकता। दूसरा, वो कह रहे हैं कि मैं मुआहदा करके आया था। हमाजर साहब तो खुद कह रहे हैं मुआहदा नहीं करके आए थे, मैंने तो 30 मार्च को खत लिखा था। 30 मार्च को तो फैसला हो गया था कि MKM हुकूमत को छोड़ के जा रही है, और आप तो इमरान खान साहब तो रूस के साथ जो नून लीग 2015 में मुआहदा कर गई थी वो गैस पाइपलाइन भी नहीं बिछा पाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि रूस के ऊपर 2015 के बाद जो पाबंदियां लगी उसमें वो जो कंपनी थी जिसके साथ पाइपलाइन बनानी थी वो ब्लैक लिस्ट हो गई थी। तो इमरान खान साहब वो नहीं कर पाए। ईरान के साथ जरदारी साहब एक मुआहदा कर गए थे कि IPI गैस पाइपलाइन बनानी, इमरान खान साहब ने वो भी नहीं किया। तो खान साहब अब जो बातें कर रहे हैं वो क्या ऐसी कर रहे हैं कि अगर ये मुश्किल फैसले कर ले, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा ले, तो वो साथ खड़े जाएंगे? वैसा नहीं कर रहे हैं। शाहज़ेब साहब, आपके वक्त का शुक्रिया, साथ रहिएगा। मेरा ख्याल है कि मुझे कुछ अर्ज़ करने दीजिए कि मुझे यूँ लगता है शामी साहब, आपकी खिदमत में भी अर्ज़ है जसारत के साथ, कि ये बड़ा वेल कैलकुलेटेड उनका ये वर्जन है, स्टेटमेंट है जो खान साहब ने दी और उसको दोबारा वजाहत के साथ शांगला में बयान किया है। यूँ तासुर उभरता है कि जैसे फ़रीक़े सानी को वो प्रवोक कर रहे हैं, रिएक्ट करने के ऊपर प्रवोक कर रहे हैं कि वो रद्द अमल दे या इंगेज करे उन्हें,
کیونکہ جلسوں سے یا لانگ مارچ سے جو اہداف تھے وہ پورے نہیں ہوئے، تو یہ دوسری ایک متبادل اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ جس کا ہدف یا انگیجمنٹ ہو خان صاحب کے نزدیک یا رد عمل ہو، کیونکہ رد عمل کی صورت میں خان صاحب کو فائدہ ہوگا. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے شاہ زیب صاحب؟ جی یہ جو بات ہے خان صاحب واقعی چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی رد عمل آئے، کوئی ریئیکشن آئے. خان صاحب کی طرف سے اس قسم کی بھی میسیجنگ ہوئی ہے کہ ایک بڑے ادارے کی بڑی شخصیت ہیں، سب سے بڑی شخصیت ہیں، میں ان کے متعلق ڈائریکٹ بھی اٹیک کر سکتا ہوں. جو پارٹی کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو یہ سمجھایا گیا کہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر اسی کیلکولیشن کے تحت جس کے تحت آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اب ڈائریکٹ بتانا چاہیے، اور وہ میسیجنگ بھی کر رہے ہیں کہ جی 2018 کے بعد پھر جو ہوا ہے میں سب پہ بات کر لوں گا. کل خان صاحب نے انٹرویو میں بھی یہ بات کی کہ جی اگر وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے تو پھر فیصلے اور اختیار بھی وزیر اعظم کے پاس ہونا چاہیے. مگر جامی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریپوڈک کی ڈیل ہوئی تو باقاعدہ طور پر اس حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ فوج نے کردار ادا کیا ہے. جی پھر جب سعودی عرب کی طرف سے پیسے آئے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے پیسے آئے تب بھی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آرمی چیف نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. جب قطر سے 10.2% کی ڈیل ہوئی LNG کی تب بھی بتایا گیا کہ جی ہماری فوج اس نے کردار ادا کیا ہے. جب وزیر اعظم عمران خان ملتے تھے مختلف بزنس مین سے اور پھر آرمی چیف کی بزنس مین سے ملاقات ہوئی جب ان کے خدشات پیدا ہو رہے تھے تو وزیر اعظم عمران خان نے خود نے جرنلسٹ کو بٹھا کے کہا کہ میرے کہنے پر ملے ہیں کیونکہ فوج اگر چاہتی ہے کردار ادا کرنا، یہ سارا کا سارا کردار خود عمران خان صاحب نے ادا کروایا تھا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار سارا میرا ہونا چاہیے، وہ یہ سارے اختیارات دیتے تھے. مگر اگر اختیار ان کو اس وقت پرابلم ہو رہی تھی تو یہی ہے کہ آپ اختیار استعمال کریں اس حد تک جس میں مجھے فائدہ ہو رہا ہو، نیوٹرل بھی نہ ہو. نیوٹرل ہوں گے تو پھر میں وہ ساری کی ساری حقیقتیں کھولوں گا. بہت شکریہ شاہ زیب خانزادہ صاحب. اور پھر 3-3.5 برسوں میں سر ان کی اتحادیوں پر اور ان الیکٹیبلز پر اس طرح نظر نہیں رہی جیسے سیاستدانوں کی ہوا کرتی ہے، کیونکہ وہ نیچرلی جس بندوبست میں تھے اس بندوبست کے تحت ان پہ نظر ہو جاتی تھی، اور جیسے پھر انہیں آگاہ کیا گیا کہ صاحب ان کی فکر کیجئے تو ان کی طبیعت یا مزاج کا حصہ وہ نہیں تھا اس وقت تک. انہوں نے اس وقت تو بار بار کہا کہ اگر کوئی میری حکم عدولی کرے گا تو میں اس کو فارغ کر دوں گا، سارا اختیار میرے پاس ہے، میں وزیر اعظم. اس وقت انہوں نے اختیار کی کمی کی شکایت نہیں کی. لیکن دیکھیے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. جو سوالات جب ابھی اکرم صاحب اٹھا رہے ہیں نا، جو سوالات خان صاحب سے خود کرنے چاہیے ان کو جواب دینا چاہیے ان کا. وہ دوسروں سے سوال کر رہے ہیں، ذمہ داری ان کی ہے. اور بڑی سیدھی بات ہے، اگر ایک طوفان آ رہا ہے، یہ سیلاب آ رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ بستی کے رہنے والے کیا کریں گے؟ یا تو ہجرت کریں گے یا بند باندھیں گے کٹھے مل کر. اگر یہ کہے کہ ان کو ہٹاؤ مجھے لاؤ یہاں میں یہ کام کروں گا، پھر بند باندھوں گا، تو پھر بند کیسے بندھے گا؟ اگر وہ 32% ووٹ ان کو ملے تھے، 68% ووٹ ان کے مخالفوں کے پاس تھے، اگر آج اقتدار وہ لے لیں ان کے مخالف ان کو جینے نہیں دیں گے. اگر جس طرح یعنی آپ کس طریقے سے دستور کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اپنا رول ادا نہیں کر رہے. آپ بادشاہ نہیں بنیں گے، آپ کو وزیر اعظم بننا ہے، اپوزیشن کو برداشت کرنا ہے. رد عمل میں میرا خیال ہے حکومت وقت کو بھی ان کے خلاف کارروائی سے گریز کرنا چاہیے. نہیں، کارروائی دیکھیں، اپنے پاؤں پر کلہاڑی جو قانونی کارروائی ہے نا، مقدمہ قائم کر دیں. میں تاریخ میں میں نے دیکھا ہے بار بار سود مند ہوئے ہیں چیزیں، وہ ان کا کوئی اچھا نتیجہ نہیں. آپ خود پانا چوری بھگت چکے ہیں. آپ سیاست کا مقابلہ سیاست سے کریں، میدان میں کریں. موجودہ حکومت مشکل میں ہے، غیر مقبول فیصلے کرنے پڑ رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ خان صاحب آج حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے، یا کل جب ان کی حکومت تھی اپوزیشن ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. ایسا نہیں ہوا، نہ ہونے کہ کا مشکل فیصلے کٹھے ہو کر کرو. یہ بجلی مہنگی ہوگی، یہ تیل مہنگا ہوگا، لیکن سر یہ جناب قیمتیں دنیا میں بڑھ رہی ہیں، ہمیں یہ کڑوے گھونٹ پینے پڑیں گے. کوئی چارہ نہیں ہے اگر اس صورتحال سے نکلنا ہے. ایک بریک آ گئی ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو پراپرلی انگیج نہ کیا گیا تو خبر بھی ہے، تجزیہ بھی ہے کہ مزید ایسے حساس موضوعات پر وہ مزید فصاحت و بلاغت کے ساتھ مزید مشکلات پیدا ہوگی ان کے لیے بھی. اور یہ نہ سمجھے آپ، ان کے لیے بھی ہوں گی. ان کے پاس
ان کے پاس کوئی ترپ کا پتہ نہیں ہے. نہیں ان کے لیے تو ہوں گی وہ لیکن اپنے لیے جال بنتے چلے جائیں گے. پارٹی کے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی. پارٹی میں بھی لوگ سوچیں گے جی ان کی. دیکھیے جو لانگ مارچ ان کا جو ہے, جب وہ دھرنا نہیں دے سکے تو ان کی پوزیشن پارٹی کے اندر بھی کمزور ہوئی ہے. اب دیر میں کیا اعلان کرنے جا رہے ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں. اور بالخصوص آج ہم نے چیئرمین نیب کا ذکر بھی کرنا ہے کیونکہ ان کا عہد آج تمام ہوا ہے. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کے بیانات پر بات ہو رہی تھی کہ سوال اٹھانا بالکل درست ہے لیکن اس کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں, لیڈر کو ناپ تول کرنا پڑتی ہے. آج سپریم کورٹ میں سوال لیڈر سے ہونے چاہیے. ہاں وہ لیڈر دوسروں سے کر رہا ہے. دوسروں سے کر رہا ہے. یعنی اب پنجابی کا محاورہ ہے, اب میں بولنا نہیں چاہتا. چلیں چھوڑ دیں. آج ان کی جو سپریم کورٹ میں درخواست ہے وہ اعتراض کے ساتھ واپس ہو گئی ہے. آج انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دیر میں جو یعنی پیشگی ہماری جی جو انتظامات کر دیے جائیں ہمارے لانگ مارچ, سپریم کورٹ راہ نکال دے, واپس ہو گئی ہے. آج الیکشن کمیشن نے ہاں جی یہ فیصلہ بھی کر دیا ہے کہ جو پنجاب کی وہ مخصوص نشستیں ہیں ان کا نوٹیفیکیشن روک لیا, خواتین کی اور اقلیتوں کی, ان کا نوٹیفیکیشن روک لیا, ضمنی انتخاب کے بعد ہوگا. یعنی گویا حمزہ سرکار بچ گئی فوری خطرے سے. نہیں پہلے ہی بچی ہوئی تھی, اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تحریک اعتماد لے کے آؤ. کیوں بھائی آپ تحریک عدم اعتماد لے کے آئے؟ تحریک عدم اعتماد لے آئے نا, اس میں کیا مذائقہ ہے؟ اگر جو حمزہ کے مخالفین ہیں لے آئیں تحریک. چلے وہ تو دیکھی جائے گی, مگر اب تو پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو پا رہا, جو اجلاس پھر ملتوی ہو گیا. ہمارے چودھری پرویز علیہ صاحب پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ چلے گا. لیکن جو حکم کتاب ہے, سپریم کورٹ نے درخواست اعتراض کے ساتھ واپس کی, اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ سے جو چاہ رہے تھے خان صاحب وہ تو نہیں ملے گا. البتہ پشاور ہائی کورٹ سے انہیں حفاظتی راہداری ضمانت مل گئی, قبل از گرفتاری راہداری. ہاں یعنی ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. کہاں جائیں گے وہ؟ بنی گالا جانے کے لیے, جہاں بھی جانا چاہیں, جہاں جانا چاہیں. اب وہ دیر میں پرسوں ہونے جا رہے ہیں مخاطب. انہوں نے کہا کہ نظر ان کی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے ان کے اوپر کہ وہاں سے کوئی رستہ نکلتا ہے یا نہیں, بصورت دیگر وہ دوسرا لائحہ عمل جو ہے اس کا اعلان وہ بھی اعلان ہو جائے گا. اب یہ اس طرح کی ضمانت قبل از گرفتاری کراتے ہوئے میں نے اتنے بڑے کسی لیڈر کو پہلے نہیں دیکھا. یہ پہلا اتفاق ہے مجھے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اطلاع ہو کہ حکومت کو بڑے مضموم مقاصد کے ساتھ ان پر کیا ہو پکڑ لے, گرفتار کر لے حکومت. بھئی جو گرفتار کرے گا عمران خان کو وہ کوئی بے وقوفی کیا ہوگی؟ نہیں, وہ اپنے حق میں کو اچھا کرے گا, اپنے لیے مسائل ہی پیدا کریں گے. تو لیڈر لوگ نکلیں گے ان کے حق میں. لیڈر کو کیا ضرورت ہے گھبرانے کی؟ دیکھی جائے گی جو ہوگا. کیا عشق نے کیا عشق نے سمجھا ہے, کیا حسن نے جانا ہے. ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر پہ زمانہ ہے, اس میں کیا ہے. ٹھیک. وہ دوسری اہم خبر یہ ہے آج کی, گرفتاری سے ڈرنا نہیں چاہیے. خان صاحب کے بیان, بچنا بھی نہیں چاہیے. خان صاحب کے بیان پر تو بحث اور چرچا بلکہ بعض گرفتاریاں گرفتار کرنے والوں کو مہنگی پڑتی ہیں, الٹی پڑ جاتی ہیں. الٹی پڑ جاتی ہیں. بہرحال حال تو یہ نظر آ رہا ہے کہ انگیج کیا جائے انہیں. یہ تو خیر اب ہم تو کوئی حال تو یہی ہے. اور کیا حال؟ ہم تو حکیم اجمل خان تو ہے نہیں. اچھا چلے, گدی نشین تو ہے نا آپ. گدی نشین تو دعا دیں گے. ہاں تو دعا دیں نا پھر. دعا دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے. خان صاحب کو بھی عقل دے, ان کے مخالفوں کو بھی دے. ملک کے لیے سوچیں, ایک ملک کے رہنے والے ہیں. یہ اتنی دشمنی, اتنی محاذرائی ختم کریں. یہ کیسے ایک دوسرے کو, اس سے مودی بھی نہیں للکارتا پاکستانیوں کو جیسے ایک دوسرے کو ہم للکار رہے ہیں. اللہ کرے آپ کی یہ دعا قبول ہو. سر خبر آج کی ایک بہت اہم تھی. آج خان صاحب کے اگر سٹیٹمنٹس نہ ہوتی تو ارادہ میرا یہ تھا کہ پورا پروگرام اس اہم واقعے کے اوپر کیا جائے کہ بالآخر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا جو عہد ہے, جاوید اقبال صاحب پر پھر گفتگو کریں گے, وہ ختم ہو گیا ہے. رخصت ہو گئے. 4.5 برس کا یہ تقریباً اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے. بہت سے ایسے کام ہوئے ان کے دور میں جو نہیں ہونے چاہیے تھے, لیکن اب رخصت ہوئے ہیں تو میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بس جو آنے والے ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر آنے والے کو جانا بھی ہوتا ہے. یہ بتائیں ان کے دور کو, ان کے عہد کو آزادانہ طور پر اگر دیکھا جائے تو تاریخ کیسے یاد کرے گی؟ میں نہیں سمجھتا کوئی اچھے لفظوں میں یاد کرے گی. میرے لیے تو ایک ہی مقدمہ کافی ہے. وہ کون سا؟ میر شکیل الرحمان کا مقدمہ.
किस तरह की कोई मुकदमा नहीं है और 7-8 महीने उन्हें जेल काटनी पड़ी। ये आप देखें, जुल्म देखें आप। इस तरह जनाब जाल फैलाया है नैब ने। इख्तियार था नहीं था, बस कुश्तों के पुश्ते लगा दिए। बहरहाल, अच्छा आप एक बात सुने, ये किताब है मेरे पास। कौन सी सर? नारोवाल के अरस्तु। सुभान अल्लाह। ये अफजल चौधरी हमारे दानिश्वर दोस्त हैं, बरतानिया में होते हैं। अच्छा, उन्होंने नारोवाल की शख्सियात पर लिखी है। बरतानिया बैठ के नारोवाल पे किताब लिखी? नारोवाल के रहने वाले जो हैं। अच्छा, क्या बात। और नारोवाल का अरस्तु तो असल में पप्ती कसी थी आसन इकबाल पर, हमारे इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने वहीं से उठा लिया। और नारोवाल के जो अरस्तु हैं, यानी बाबा गुरु नानक से लेकर फैज़ अहमद फैज़ तक, और उन तक और फैज़ अहमद फैज़ तक, आसन इकबाल तक, बड़ी जरखेज धरती है। फिर आगे पीर जमात अली शाह जी, शिव कुमार बटालवी, और बटालवी, शिव कुमार बटालवी यहाँ से थे। और फिर आपके जनाब ये जो हमारे अबरारुल हक भी है ना। हाँ, अबरारुल हक भी वहीं से। और एक से बढ़कर। अच्छा, उन तमाम शख्सियत का जिक्र, सबका जिक्र है इसमें। और कहते हैं, जो वो तो कहते हैं अल्लामा इकबाल, वहाँ एक साहब थे जब इनकी तकरीब हुई ना, एक पंजाबी दानिश्वर थे, उन्होंने कहा अल्लामा इकबाल भी पैदा नारोवाल में हुए थे। वैसे नारोवाल और सियालकोट का कुछ ज़्यादा फासला नहीं है। हाँ, तो बहरहाल ये एक हर शहर के रहने वालों को अपने शहर पर लिखना चाहिए। अजीब बात है, एतराज सुनने वाले तारीफ करानी चाहिए। नारोवाल के रस्तू किताब उन्होंने लिखी, इतनी जय्यद हस्तियों का जिक्र उन्होंने किया है कि एतराज तो सुन लें, इस रस्तू का जिक्र ही नहीं किया। नारोवाल हमारा भाई ताल्लुक भी इस इलाके से। ये जम्मू के मुहाजिरीन सियालकोट और नारोवाल के इलाकों में बसे। अगले एडिशन में इन मुहाजिरों का जिक्र भी करते। बिल्कुल। अच्छा, ये हमारी जो मोहतरमा बहन भाभी समझे, खुर्शीद कसूरी साहब की बेगम जी, नसरीन महमूद कसूरी जी, इनको SPDI ने सस्टेनेबल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, ये इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। सही। 46 साल माशाल्लाह तालीम के मैदान में और विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ इन्होंने किया है। एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई है इस्लामाबाद में और इनको एजाज़ से नवाजा गया। बड़े बड़े दानिश्वर और मुदब्बर और जनाब जो माहिरीन मईशत और समाजी अलूम के माहिर वहाँ मौजूद थे। तो अल्लाह ताला उनको ये मुबारक करे। सर, मैंने प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक अनाउंसमेंट करनी है। हमारे डॉक्टर अमजद साकिब साहब, जो अपनी फिलैंथ्रोपी की वजह से जाने जाते हैं, दर्द दिल रखते हैं, वो मुल्क भर के उन इलाकों में गए हैं जहाँ पर जानवर और इंसान एक ही जगह पर पानी पीते हैं। उन मकामात की क्या सूरत हाल है, वहाँ इंसानियत कैसे बलक रही है, ये अगले हफ्ते आने वाले प्रोग्रामों में कोशिश करेंगे कि उनसे हम तफसीली मुकालमा कर सकें, वो इलाके, वो जगह आपको दिखा सकें जहाँ जानवर और इंसान एक ही जगह पर गंदा गदला पानी पीते हैं और फिर बीमार। हमें कुछ फिक्र है उन इलाकों की? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारे वो अखलाकुर रहमान साहब हैं, वो जो बलूचिस्तान की कहानियाँ सुनाते हैं। जी, ऐसा ही है। जान हथेली पे रख के। ऐसा ही है। उनकी तो ना कोई अखबार में खबर छपती है, ना किसी को। नहीं, आप नुमाइंदगी कर देते हैं उनकी, कुछ ना कुछ जिक्र कर देते हैं। ब्रेक आ गई सर। बलूचिस्तान पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल ठीक, एक ब्रेक आ गई नाज़रीन यहाँ पर। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे मुलाकात अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।